हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और इस कोरोना टाइम में खुद को अच्छे से संभाल के रखे हुए होंगे। कहाँ से स्टार्ट करें एक्चुअली? अब है ना, आज से आपका समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 22 अप्रैल से लेकर 6 जून तक। फर्स्ट थिंग ये है कि भाई अभी कोरोना ने फिर से अपना मतलब कि प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। और आप जो विद्यार्थी लोग जो है वो देश का भविष्य होते हैं। अभी जो वर्तमान में जितने भी नेतागण हैं, अभिनेतागण हैं, जितना वह प्रशासन है, आने वाली आप ही की पीढ़ी में से उन सबका प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए आपको सहज के रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए देश में जब भी कभी भी अनहोनी होती है तो सबसे पहले देश का जो आगामी भविष्य है वो सब आप हैं, है ना। तो उन सबको सहज के रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जाता है। इसलिए बंद किया जाता है कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपको एक कॉमन फूल की तरह सहज के रखा जाता है क्योंकि आप आने वाला देश का भविष्य हो। और अब भविष्य कैसा होगा, इस कोरोना टाइम में आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो ये भी काफ़ी एक विडम्बना है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जान है तो जहान है। तो आपको सुरक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है। और हम सब अध्यापकगण, लेक्चर्स, टीचर्स का ये कर्तव्य होता है। हमको देश का भविष्य निर्माता कहते हैं। तो हमारा ये मॉरल ड्यूटी बनता है कि आप जब घर पे बैठे हो तो आपको कुछ पढ़ाया जाए। अब समस्या ये है कि बहुत ऑनलाइन क्लास तो ले नहीं सकते। बहुत सारों को हम नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स के किसी के फ़ोन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यूट्यूब पे ही रिकॉर्ड कर कर अपलोड किया जाए ताकि आप आपकी सुविधा अनुसार जब चाहो इसे देख सको और समझ सको। वैसे आजकल नॉलेज वाइल्ड हो चुका है, आप चाहे जहाँ से सीख सकते हो। लेकिन हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हालांकि छुट्टियाँ चल रही है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए और मैं पढ़ा के रहूँगा। ठीक है। तो आपको अगर कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक आई है कि भाई मुझे गठबंधन की राजनीति जो है, क्लास 12th का टॉपिक है। 10th और 12th के एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम होने ही हैं, आपके एग्ज़ाम होंगे। और ऐसा भी लग रहा है मुझे 6 जून के बाद ही होंगे क्योंकि 6 जून तक तो आपका समर वैकेशन चलेगा। अब 6 जून के बाद भी कोरोना की स्थितियाँ कितनी कंट्रोल में आती है ये सब देखकर हो सकता है अभी कंट्रोल में आ जाएगी तो छुट्टियों के दरमियान भी हो सकता है आपका एग्जाम, ऐसी कोई समस्या नहीं। तो आपको एनी टाइम अवेयर ही रहना है, आपको पढ़ना ही है। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको भी कह देता हूँ आप भी पढ़ो, पढ़ना ही है। फाइनल ईयर के एग्जाम होते ही होते हैं। ठीक है ना। और 10th और 12th वालों तो ये सोच लेना एग्जाम होगा क्योंकि आपका सीबीएसई पैटर्न तो है नहीं कि आपको ग्रेड भी दे दी जाए। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम होंगे जहाँ तक। अब मैं कंटिन्यू आपसे टच में रहूँगा और आपको आपसे स्टडी से रिलेटेड आपकी जो विषय वस्तु है वो मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है ना। तो एक रिक्वेस्ट थी कि भी गठबंधन की राजनीति के संदर्भ में कुछ चर्चा कर की जाए। तो आपका एक 12th क्लास का एक टॉपिक भी है गठबंधन की राजनीति। ठीक है ना, पॉलिटिकल कॉलियंस। तो इसमें ये है कि गठबंधन की राजनीति हमें स्टार्ट करना। देखो हमें विद्वान तो बनना ही है, साथ ही साथ हमें एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो हमें क्वेश्चन वाइज ही देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। आप सबने मुझे पता है कि पेपर पैटर्न देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं उस पर भी चर्चा कर लूँगा एक बार। तो गठबंधन की राजनीति के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा। सिंपली क्वेश्चन एक बनने की संभावना यही होती है हमेशा, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि गठबंधन क्या होता है या गठबंधन की राजनीति क्या होती है या गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब हुई, भारत के संदर्भ में गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव या उद्भव या विकास यात्रा क्या रही, इतिहास क्या रहा। तो उस संदर्भ में हम बात करें तो भारत आज़ाद होता है 1947 के बाद में, है ना। 1952 में प्रथम आम चुनाव होते हैं और उसके बाद में भारत में कंटिन्यू ये सारी लोकसभा के चुनाव होते रहते हैं, विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं, सरकारें बनती आती है जाती है। लेकिन प्रथम 3 आम चुनाव, है ना, पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा, इवन राज्यों में भी प्रथम 3 चुनावों में तो कांग्रेस जो राजनीतिक दल था उसको पूर्ण बहुमत मिला, तो गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो पूर्ण बहुमत क्या होता है, किसी भी सदन की आधे से एक अधिक जो संख्या होती है वो पूर्ण बहुमत होता है, आधे से अधिक। ठीक है ना। आधे से अधिक बहुत ज्यादा होता है लेकिन आधे से एक अधिक होता है वो पूर्ण बहुमत कहलाता है। तो उसको कहते हैं इंग्लिश में मैंडेट। तो मैंडेट हासिल करना बहुत जरूरी होता है ना। जिस दल को मैंडेट हासिल होता है उसी दल की सरकार बनती है। अब भारत आजाद होने के बाद में 3 आम चुनावों में तो राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बन रही थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार ही
बन रही थी। परंतु चौथे आम चुनाव में हुआ क्या, 1967 से भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। आपको एग्जाम में कभी पूछ ले कि भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन से सन से होती है, तो 1967 से होती है, ठीक है ना। 1967 में कांग्रेस को बस कुछ एक राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, तो वहाँ पर दूसरे दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक है ना। केरल है, वहाँ पर एम नंबूदिरिपाद की सरकार बनी थी, ठीक है ना। तो उन राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस सेंटर में जो संसद में, लोकसभा में जो था, उसका पूर्ण बहुमत उसके पास उस टाइम भी था, ठीक है ना। केंद्र में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में, केंद्र की बात पूछी जाए, देखो राज्य के संदर्भ में पूछा, भारत के संदर्भ में पूछे तो भी 1967 ही है कि कब गठबंधन की सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, और केंद्र के संदर्भ में पूछा जाए, राज्यों के संदर्भ में पूछा जाए तो भी आपको 1967 ही लगाना है। लेकिन केंद्र के संदर्भ में पूछा जाए, सेंटर में गठबंधन सरकार का कब शुरुआत हुई, तब आपको बताना है कि सेंटर में गठबंधन सरकार की शुरुआत होती है 1977 में, 1977 में मोरारजी देसाई की जब सरकार बनती है जनता पार्टी के गठबंधन के बाद। वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, उसके बाद में जनता में काफ़ी निराशा थी, काफ़ी सारे राजनेता उनसे विपक्ष में चले गए थे, तो उस समय कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला था, और कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिलने की वजह से फिर बहुत सारे दलों ने, 5-6 दलों ने मिलकर एक जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो भारत में वो प्रथम गठबंधन सरकार थी। हालांकि गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव तो बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति की जो पहली सरकार थी वो थी 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार, ठीक है ना, जिसको जनता पार्टी की सरकार भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे इसकी क्या विकास यात्रा रही है। तो भारत में आपको बता दें, मैंने 3 प्रथम आम चुनावों में फुल मैंडेट मिलता है कांग्रेस को, और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। उसके बाद में फिर जोड़ तोड़ की सरकारें बनना शुरू हो जाती है, उनको मिली जुली सरकारें भी कहते हैं। देखो गठबंधन की सरकार के अलग अलग नाम हो सकते हैं, आप उसे हक संसद भी कहते हो, आप उसे त्रिशंकु संसद भी कह सकते हो, और आप उसे मिली जुली सरकार भी कह सकते हो, आप उसे गठबंधन वाली सरकार भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इतिहास यही रहा है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैं आपको और बता दूं कि इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, फिर बाद में मोरारजी देसाई को हटा दिया जाता है, फिर दूसरा प्रधानमंत्री बनता है। वो सारी राजनीति आपको उसके संदर्भ में, आपको एग्जाम में लिखने के लिए ये समझना है कि 1977 में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है, 1967 में राज्यों में गठबंधन की राजनीति शुरू हो जाती है, गठबंधन का प्रादुर्भाव हो जाता है। अब उसके बाद में इंदिरा गांधी को फिर से बहुमत मिलता है, फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिलता है। वो 10वीं लोकसभा थी, 10वीं लोकसभा में राजीव गांधी पूर्ण बहुमत से जीत कर आते हैं। उतना बहुमत आज दिन तक किसी को मिले ही नहीं, 412 ऐसी कुछ सीटें उनको मिली थी लोकसभा की। तो उसके बाद में फिर 11वीं लोकसभा से 15वीं लोकसभा तक किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, फुल मैंडेट नहीं मिलता है केंद्र में, ठीक है ना। फिर आपकी 15वीं लोकसभा तक किसी को नहीं मिलता है। अभी चल रही है आपकी 17वीं लोकसभा, फिर 16वीं लोकसभा में आपके आते हैं नरेंद्र मोदी, उनको पूर्ण बहुमत मिलता है। मतलब कि बहुत सालों बाद में 1984 के बाद, 1984 के बाद में 2014 में जाकर नरेंद्र मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता है। 1984 में राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद में सब मिली जुली सरकारें चल रही थी, कभी कांग्रेस की चल रही थी, कभी भाजपा की चल रही थी, कभी किसी और की चल रही थी, साउथ के नेताओं का भी प्रभुत्व था, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत जो है राजीव गांधी के बाद में नरेंद्र दामोदर मोदी को ही मिलता है। राजीव गांधी को 1984 में पूर्ण बहुमत मिलता है। उसके बाद में 2014 में जब आपके इनके इलेक्शन होता है लोकसभा के, उस समय आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और पूर्ण बहुमत के साथ में बनते हैं और सरकार बनाते हैं। उसके बाद में 2019 में फिर से इलेक्शन होते हैं आपके लोकसभा के, तो उसमें भी उनको 300 प्लस सीटें मिलती है। तो दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो गठबंधन की सरकार की जरूरत कब होती है? जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है। लेकिन अभी भी नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार जो है वो एनडीए की सरकार कहलाती है। क्यों कहलाती है एनडीए की सरकार? की उन्होंने गठबंधन छोड़ा नहीं है। ऐसे हर कोई गठबंधन राजनीतिक दल आसानी से नहीं छोड़ते। उनको पता है कब पता नहीं बहुमत कम पड़ जाए तो हमें किसी अन्य दल के सहमति की या उसके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो ये तो था इतिहास। अब आपको ये जानना है कि भारत में कितने प्रकार के गठबंधन काम करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो भारत में 3 प्रकार के गठबंधन है, ठीक है ना। एक तो है आपका एनडीए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो भाजपा प्रभुत्व दल वाला है। प्रभुत्व दल उसमें भाजपा है और वो गठबंधन जो है उसमें बहुत सारे अन्य दल मिले हुए हैं, ठीक है ना। एनडीए हिंदी में उसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है ना, या लोकतांत्रिक गठबंधन भी आप कह सकते हो, कोई समस्या नहीं।
फिर दूसरा है यूपीए, इंग्लिश में उसकी फुल फॉर्म है कांग्रेस वाला, जो कांग्रेस प्रभुत्व वाला है यूपीए, उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है ना। उसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। वो कांग्रेस प्रभुत्व वाला है, ठीक। अब एक है वामपंथी मोर्चा, है ना, या संयुक्त मोर्चा कैसे, तो वामपंथी, उसमें वामपंथी दल शामिल होते हैं, ठीक है ना। और एक चौथे प्रकार का और है जो कि इन तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है, वो अपनी सुविधा अनुसार चाहे जिस दल में जाकर, चाहे जिस गठबंधन में जाकर मिल जाते हैं, जिधर उनको फायदा दिखते हैं उसमें वो मिल जाते हैं। कुछ एक दल ऐसे है जैसे तृणमूल कांग्रेस वगैरह, तो ये किसी में जाकर मिल जाते हैं। इनको ऐसे नहीं कह सकते कि ये एनडीए का दल है या फिर ये यूपीए का है, ठीक है, या फिर ये वामपंथी है। तो 3 प्रकार के आपके गठबंधन है, आपको उनका ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन पूछेगा गठबंधन की राजनीति क्या होती है, तो आपको मैंने बता दिया कि जब किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तब जाकर अन्य दलों की सहायता की जरूरत पड़ती है, और अन्य दलों की सहायता के लिए गठबंधन सरकार बनाई जाती है। बहुत सारे दल मिलकर बहुमत हासिल करते हैं और फिर वो सरकार चलाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जनता पर बार बार इलेक्शन का बोझ नहीं पड़ता है, ठीक, ये बात होगी। फिर दूसरी बात आती है कि भारत में कितने गठबंधन सक्रिय है वर्तमान में, तो 3 प्रकार के गठबंधन मैंने बता दिया। और मुख्यतः पूछे जाए तो मुख्यतः 2 ही सक्रिय है, वो है आपका एनडीए और यूपीए, ठीक है ना। एक तो भाजपा वाला, एक कांग्रेस वाला, बाकी वामपंथी दल वाला है ही है। उसके अलावा चौथा प्रकार कौन सा पूछा जाए तो चौथा प्रकार वो है जो किसी में भी शामिल नहीं है, वो अपनी सुविधा अनुसार चाहे जिसमें जाकर मिल जाते हैं, ठीक। ये 4 प्रकार मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है भारतीय गठबंधन की राजनीति की क्या विशेषता है ना, क्या चार्टरिक्स है ना, उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो कंसेप्ट मैप मैंने आप सबको बनाना, जो भी मुझसे पढ़े हैं उन सबको पता है कि कंसेप्ट मैप कैसे बनाना है। जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन बनता है तो उसमें कंसेप्ट मैप बनाया जाता है, आपको पॉइंट्स याद करने होते हैं, उसके बाद में उसकी व्याख्या लिखनी होती है। फिर भी मैं कभी जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उस पर कंसेप्ट मैप बनाकर यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा कि इस प्रकार से कंसेप्ट मैप बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन है जिस पर डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय गठबंधन की राजनीति की क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता है गठबंधन एक दल की प्रधानता रहती है। गठबंधन में जो है एक दल की क्या रहती है, हमेशा प्रधानता रहती है। मैंने पहले ही बता दिया, जैसे यूपीए की हम बात करेंगे तो उसमें कांग्रेस की प्रधानता रहती है, और अगर आप एनडीए की बात करोगे तो एनडीए में किसकी रहती है, आप सभी को पता है, भाजपा की प्रधानता रहती है। कहना मतलब गठबंधन बहुत सारे दलों से मिलकर बनता है, लेकिन उसमें किसी एक दल की क्या रहती है, विशेष प्रधानता रहती है। दूसरी बात है गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव है। देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो गठबंधन बना है उसमें समान विचारधारा वाले लोग हो या समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल शामिल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या है, राजनीतिक लोभ लालच या सत्ता की लोलुपता को पूरा करने के लिए या इलेक्शन की मार से देश को बचाने के लिए क्या किया जाता है, गठबंधन बनाया जाता है, जिसमें विपरीत विचारधाराओं वाले दल भी आकर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी को मंत्री पद मिल जाता है, किसी को कुछ स्वार्थ मिल जाता है, इसलिए गठबंधन में वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी विचारधारा एक जैसी हो, ठीक है। दूसरा विशेषता ये हो गई कि विपरीत विचारधाराओं वाले लोग भी आकर क्या कर जाते हैं, गठबंधन में विचारधारागत समानता की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा बिंदु जो है वो है गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है, ये भी एक अपनी विशेषता है कि जो गठबंधन की सरकार होगी वो स्थायी रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी दल को ऐसा लगेगा उसका हित पूरा नहीं हो रहा है तो वो अपना जो समर्थन दे रखा वो वापस ले लेगा। जैसे वो समर्थन वापस लेगा तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने का रीजन क्या, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। इसीलिए जैसा जो दल कहेगा, जिस दल की जरूरत है, सभी दलों की जरूरत होती है, तो गठबंधन के अंदर क्या होता है, जब कभी भी टकरार होगी तो वो पूरा नाभिक के विखंडन की तरफ विस्फोट हो जाएगा और पूरी सरकार बिखर जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि भाई गठबंधन में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव का अभाव, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि उनके बीच में जो विचारधारागत जो अलगाव है ना, वो मतलब कि उसमें अभाव रहेगा, अभाव नहीं रहेगा, विचारधारागत अलगाव उनमें बना रहेगा, एक दूसरे में खींचातानी चलती रहती है, ठीक है। सेकंड है नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है आपको कि गठबंधन दल एवं सिद्धांतों की बजाय नेताओं के आधार पर है। जो गठबंधन जो बनता है ना, वो दल के आधार पर नहीं बनता है, वो किन के आधार पर बनता है, नेताओं के आधार पर बनता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक गठबंधन है जिसमें ये टकरार होती है कि नहीं भाई इसको प्रधानमंत्री ना बनाओ, इसको मुख्यमंत्री ना बनाओ, ये इस प्रकार की जब टकरार होती है
फिर भी जब बना दिया जाता है तो कई बार कोई दल अपना समर्थन वापस ले लेता है, और जैसे ही उस नेता को हटाया जाता है फिर से वो दल आ जाता है, क्योंकि उस दल को उस गठबंधन से समस्या नहीं है, उस नेता से समस्या है। ठीक है, उस नेताजी से क्या होती है, उनको समस्या होती है भाई ये नेता हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, बस ये उस दल की क्या होती है, हठधर्मिता होती है। तो गठबंधन जो बनता है वो दलों को देखकर नहीं बल्कि नेताओं को देखकर बनता है, सीधी सी बात है। जैसा नेता जो दल का नेता होता है वो जैसा कहेगा वैसा दल वो उस गठबंधन में शामिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। ठीक है ना, अब जो राजनीतिक गठबंधन जो होता है वो निषेधात्मक आधार पर होता है। इसके अंदर एक लाइन देखिए कि भारतीय राजनीति में पहले कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया जाता था। ठीक है ना, सीधी सी बात है कि विरोध के लिए विरोध करना। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि क्यों विरोध किया जा रहा है, बस विरोध करना, इसलिए विरोध करना। ये होता है कि बाड़ेबंदी की जाती है। ऐसा कई बार हुआ, जब इंदिरा गांधी के टाइम भी ऐसा हुआ था कि कैसे भी करके भाजपा की सरकार ना बने, इसलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो ना, एग्जांपल आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल आपके सामने देता हूँ कि भाजपा का वहां पर अच्छा खासा बहुमत, मतलब अच्छा खासा वो मतलब कि उनके पास सीटें थी, लेकिन फिर भी उनकी सरकार नहीं बनी। क्यों? क्योंकि आपकी शिवसेना और कांग्रेस और आपके इनका क्या नाम है, शरद पवार वाली पार्टी ने मिलकर क्या बना दिया, एक गठबंधन बना दिया, जबकि इनकी बीच की जो विचारधारा है वो बिल्कुल नहीं मिलती। फिर भी इसलिए बनाया क्यों कि किसी भी प्रकार से भाजपा कोई सरकार ना बने, ये प्रयास किया जाए। ठीक है ना, ऐसा प्रयास भाजपा के खिलाफ किया गया था, केंद्र में भी, राज्य में भी, और भाजपा भी यही करती है। देखो, हर एक गठबंधन की यही होती है कि कैसे भी करके उस दल की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, जोड़ तोड़ की गणित बिठाने लगते हैं। ये है राजनीति। तो निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। ठीक है, तो गठबंधन जो है भारत में किस प्रकार आधार पर हुए कि भाई निषेधात्मक आधार पर, ये नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस शिवसेना और शरद पवार की पार्टी के साथ में बैठकर अगर गठबंधन नहीं करती तो वहां पर भाजपा की सरकार डेफिनेटली बन जाती, या फिर क्या होता, वहां पर फिर से इलेक्शन होते। ठीक है ना, तो भाजपा की सरकार ना बने इसलिए क्या कर दिया गया है, गठबंधन कर दिया गया। तो इसी प्रकार से ये जस्ट एग्जांपल है, मेरा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब मैं सारणी मंच पे खड़ा होता हूँ, तब न तो मैं भाजपा का हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न किसी दल का हूँ। मैं एक राजनीति विज्ञान का अध्यापक कह लो, लेक्चरर कह लो, बस मुझे पढ़ाना है और आपको समझाना है विषय वस्तु। ठीक है ना, तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से व्यक्तिगत तौर पर क्या सरोकार है और आपके सामने क्या सरोकार है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कभी कि ये दल अच्छा है, ये दल बुरा है। ठीक है ना, हम लोकतंत्र में निवास करने वाले प्राणी हैं और ये हम सभी का खुद का अधिकार बनता है, खुद के राइट से, कि हम खुद चयन करें कि हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या गलत है। फिर है 7वां पॉइंट की दल बदल की प्रवृत्ति। ठीक है ना, गठबंधन में हमेशा क्या होता है, आयाराम गयाराम रहता है। ठीक है ना, क्या होता है, जिस दल की वहां पर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है तो उस गठबंधन को छोड़कर किसी और दूसरे गठबंधन में जाकर मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे कि शिवसेना का ये एग्जांपल फिर से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि शिवसेना ने हट पकड़ी थी कि हमारा क्या बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भाजपा ने कहा नहीं भाई, मुख्यमंत्री तो भाजपा के ही बनेगा। तो शिवसेना ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपका क्या कर देता हूँ, गठबंधन ही छोड़ देता हूँ। उन्होंने गठबंधन वो छोड़कर यूपीए में वो क्या हो गए, एक तरह शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बाहर से तो उनको सपोर्ट कर दिया, जो भी हुआ। तो उन्होंने एनडीए का क्या कर दिया, गठबंधन छोड़ दिया। सीधी सी बात है, जब दल की महत्वाकांक्षा पूरी होगी तब तक वो आपके गठबंधन में रहेगा, और दल की जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो वो आपके गठबंधन को छोड़ देगा। नेक्स्ट है दबाव की राजनीति। ठीक है ना, प्रेशर ग्रुप बना रहता है एक तरह से। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है ना, अभी फिलहाल जैसे कि मोदी सरकार है, उसमें मुझे नहीं लगता है दबाव की कोई समस्या है, क्योंकि उन खुद के पास में उनका क्या है, भाजपा का अपना मैंडेट है और वो भी बहुत अच्छा मैंडेट है, तो किसी और दल की बात सुनने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, गठबंधन की सरकार जब बनती है ना, बहुत सारे दलों को मिलकर जब हक संसद बनती है, त्रिशंकु सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार बनती है, तो सबकी बातें सुननी पड़ती है। जो सब कहे वैसा करना पड़ता है ना। दूसरे दल के जो नेता कहे कि मेरे इसको मंत्री बनाना पड़ता है, वो कहे कि भाई आप विदेश मामले में इस प्रकार का निर्णय मत लो, तो नहीं लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो गठबंधन की राजनीति में क्या रहता है, दबाव बना रहता है। तो ये 8 विशेषता है, वो लिख लेना। एक क्वेश्चन बनता है, गठबंधन की राजनीति के क्या लाभ है। तो लाभ और विशेषता लगभग मिलती जुलती होती है, लेकिन फिर भी मैं लाभ आपको और बता देता हूँ। तो गठबंधन की राजनीति के एडवांटेज ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है ना, तो नंबर 1 है शासन निरंकुश नहीं बन पाता, ये लाभ है। ठीक है ना, एक लाभ ये है कि गठबंधन की जब राजनीति होगी तब जो शासन है वो क्या नहीं होगा, निरंकुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही अगर शासक होगा, एक ही दल होगा, तो वो अपनी मन मर्जी करेगा, क्योंकि उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, उसके सरकार गिरने का भी उसको डर नहीं है। तो
वो क्या करेगा, मर्जी पड़ेगा जैसे करेगा। लेकिन जब कभी गठबंधन की राजनीति होगी या गठबंधन की सरकार जब चलेगी तो वो निरंकुश नहीं रहेगी, अपनी मन मर्जी नहीं करेगी, क्योंकि सबको सर्वदलीय बैठक बिठाकर पूछकर फिर काम निर्णय लिया जाता है। आपने ऐसा सब सुना होगा, सर्वदलीय बैठक का, ठीक है ना, जो मिलाई जाती है हमेशा। अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ, ठीक है। एक लाभ ये भी है कि गठबंधन की राजनीति की वजह से अधिक योग्य लोगों का लाभ मिलता है देश को। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो दल होते हैं ना, उन दल के सभी नेता भले मान ना हो, लेकिन उन दल के जो लीडर होते हैं ना, वो अपने आप में अपनी एक भूमिका रखते हैं और वो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कहे जाते हैं। तो उन दल के जो नेतृत्वकर्ता वो जो उनमें गठबंधन में शामिल होते हैं, तो उसकी वजह से वो उन नेताओं का लाभ किनको मिलता है, देशवासियों को मिलता है, देश को मिलता है, देश की जनता को मिलता है, देश के प्रशासन को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापक जनमत समर्थन, ठीक है ना। गठबंधन की राजनीति की वजह से बहुत सारे दल जब गठबंधन में शामिल होंगे तो उस सरकार को ऐसा होगा कि जनता का ज्यादा समर्थन प्राप्त होगा। क्यों? बहुत सारे दल है, सभी दल का अपना अपना एरिया है और सभी दलों का अपनी अपनी जनता पर अपने अपनी जनता पर अपना अपना प्रभाव है, और उस प्रभाव की वजह से जनता क्या करती है, दल को नहीं देखकर गठबंधन को देखती है। एनडीए को भले कोई भाजपा को वोट नहीं देने वाला होता है, लेकिन देखते हैं कि हमारा जो दल, हम जिस दल को अच्छा लगता है हमें दल, वो एनडीए में शामिल है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, भाजपा को वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सरकार एनडीए की बनेगी, भाजपा की नहीं बनेगी। उसी प्रकार यूपी की अगर बात कर ले तो उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सशक्त विपक्ष का निर्माण। सशक्त विपक्ष का क्या होता है, निर्माण होता है गठबंधन का, क्योंकि एक दल, आपको पता है विपक्ष पार्टी होती है। 2014 के चुनाव में ऐसा हुआ कि कांग्रेस विपक्ष का दल बन ही नहीं पाया, क्योंकि विपक्ष के दल बनने के लिए मानदंड क्या होता है, 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10, मतलब कि लोकसभा की 543 जो सीटें हैं, या फिर अधिकतम कह सकते हो 550, अधिकतम 550 या 552 नहीं है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया था। तो 550 सीटों का 1/10 करेंगे तो कम से कम 55 सीटें आएगी। तो 55 सीटें अगर किसी दल के पास में है तो वो विपक्ष का दल कहलाने योग्य है। लेकिन अब क्या होता है, अब गठबंधन ही क्या हो जाता है, विपक्ष का हो जाता है। अब यूपीए अपने आप में एक विपक्ष का क्या बन जाएगा, गठबंधन बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक दल अपना विपक्षी भूमिका अदा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे दल मिलकर एक विपक्ष की सशक्त भूमिका अदा कर सकते हो। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छे मजबूत विपक्ष की क्या होती है, बहुत जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अतिवाद से मुक्ति, ठीक है ना। और ये फाइनल लाभ ये है कि भाई अतिवादिता से बचा जा सकता है गठबंधन की राजनीति से। क्यों? क्योंकि एक दल अपनी क्या करता रहता है, मनमानी करता रहता है, ठीक है। अब है गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक पक्ष, ये भी देख लेते हैं। तो गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक पक्ष में पहला पक्ष है कि अस्थायी सरकारों का निर्माण। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि जैसे ही कोई दल अपना समर्थन वापस लेता है, सरकार गिर जाती है। तो एक तरह से अगर एक ही दल अगर अपना पूर्ण बहुमत लाएगा तो स्थायी सरकार का निर्माण होगा। लेकिन जब बहुत सारे दल मिलकर अपना बहुमत स्थापित करेंगे, साबित करेंगे, तब क्या होगा, सरकार अपने आप में, जब भी कोई दल अपना बहुमत वापस ले लेगा, जब भी कोई दल अपना समर्थन वापस ले लेगा, तो सरकार गिरने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी सरकारों का क्या होता है, निर्माण होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, एक जो पता है आपको लोकतंत्र की और संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व, के मंत्री साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, वो क्या होगा कि गठबंधन की सरकार की वजह से अगर एक ही दल के सारे मंत्री है तो फिर वो एक जैसे राय मशवरा करके काम कर सकते हैं। लेकिन विभिन्न दलों के व्यक्ति आते हैं तो विभिन्न उनकी विचारधारा होती है, विभिन्न विचारधाराओं की वजह से उनके काम भी क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं, विभिन्न तरीके होते हैं। इस वजह से वो गड़बड़ बनी रहती है, ठीक है ना। तो सामूहिक उत्तरदायित्व में भी कहीं कहीं समस्या पैदा होती है। फिर एक कमजोर सरकार, सीधी सी बात है, सरकार कैसी होगी, कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि वो चाहे जैसा निर्णय ले नहीं सकती, देश के लिए चाहे जैसा निर्णय, क्योंकि 8% इन द सेकंड अगर निर्णय लेना हो तो वो नहीं ले सकती, क्योंकि सभी दलों को पूछना पड़ता है, क्योंकि वो गठबंधन में शामिल है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की भूमिका जो है वो सीमित होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बाकी अन्य दलों की बात सुनकर फिर काम करता है। अगर एक ही दल का उसके पास नेतृत्व है और एक ही दल का पूर्ण बहुमत है तो फिर उसको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गठबंधन का अगर प्रधानमंत्री है तो उसको दूसरे दलों की राय भी पूछनी पड़ती है। नेक्स्ट है गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, ठीक है ना। और गठबंधन में क्या होता है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो भूमिपुत्र की अवधारणा लेकर आते हैं और वो अपने क्षेत्र की ही बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए। अब भाई सरकार जब केंद्र की है तो किसी क्षेत्र विशेष में काम नहीं कर सकती, उसको पूरे देश को अपनी हाथों की 5 उंगलियों की तरह देखना पड़ता है, ठीक है ना। तब जाकर वो देश को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकती है। फिर सरकारों में स्थायित्व नहीं है, ठीक है, सरकार स्थायी नहीं होती, सीधी सी बात है।
फिर राष्ट्रीय एकता को नुकसान, मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय एकता को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है प्रादेशिक दलों का गठबंधन में शामिल हो जाने की वजह से, क्योंकि वो भूमिपुत्र की अवधारणा, सांप्रदायिकता की अवधारणा और इन सारी प्रादेशिकता की अवधारणाओं से प्रेरित होकर दल आते हैं। इसलिए फिर वो उन्हीं चीजों के संदर्भ में बातें करते हैं जिसकी वजह से देश की, वो उनके राज्य की अस्मिता, वो उनकी स्थानीयता की अस्मिता की बात करते हैं, तो देश की अस्मिता क्या पड़ जाती है, खतरे में पड़ जाती है। फिर सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव, ठीक है ना, जब गठबंधन की राजनीति होगी, गठबंधन की सरकार चल रही होगी, तो विदेश नीति जो होगी वो सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे दल अपनी अपनी बातें मनवाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फिर सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि खिंचातानी चलती रहती गठबंधन में, तो ये लगभग मिली-जुली ही सारी उसकी क्या है, आलोचना है या अवगुण है या नकारात्मक पक्ष है। और एक पक्ष और है छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन, और ये जो गठबंधन की राजनीति है ना, वो और छोटे छोटे दलों के निर्माण को क्या देती है, प्रोत्साहन देती है, उनको तवज्जो देती है कि भाई छोटे छोटे दल और बनो, और जिस प्रकार तुम अपना 4-5 भी अगर एमपी लाओगे तो तुम्हें किसी गठबंधन में शामिल कर दिया जाएगा और तुम्हारा कोई भी मंत्री बन जाएगा। तो ये छोटे दलों के निर्माण के लिए क्या है, एक तरह से प्रोत्साहन का काम करती है। और अंतिम आलोचना या नकारात्मक पक्ष ये है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव रहता है, क्योंकि विभिन्न मंत्रालय विभिन्न मंत्रियों के पास में होते हैं और विभिन्न मंत्री जो है विभिन्न दलों से आते हैं, और विभिन्न दलों से आने की वजह से उनके बीच में एक जैसी विचारधारा नहीं होती, और एक जैसी विचारधारा नहीं होने की वजह से उनमें तालमेल बैठना तो संभव ही नहीं होता है कि एक दल के व्यक्ति होने पर भी तालमेल बैठना संभव मुश्किल होता है, तो फिर विभिन्न दलों के व्यक्तियों के बीच में तालमेल बिठाना तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, गड़बड़ का मामला होता है। तो ये आपके गठबंधन की राजनीति के बारे में हमने बात कर ली, इतनी ही बात थी, विशेषता बता दी, गुण बता दिए, लाभ बता दिए और नकारात्मक पक्ष मैंने आपको बता दिया, और कितने प्रकार के गठबंधन है, भारत में कब शुरू हुआ, केंद्र में कब शुरू हुआ, राज्य में कब शुरू हुआ, उसके बारे में हमने बात कर ली। तो अब आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोरोना काफी ज्यादा विस्फोटक प्रवृत्ति से बढ़ रहा है, तो आपको आपका बहुत ख्याल रखना है कि आप देश के भविष्य हो, और आपके बगैर इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो आप पढ़ो घर पे, जो चीज़ें समझ में नहीं आए तो अपने अपने अध्यापकों को कॉल मैसेज के माध्यम से अवगत कराओ कि सर हमें पढ़ाओ और हमें इस प्रकार की सामग्री अवेलेबल कराओ। जिन लोगों का एग्जाम नहीं होना है, जो लोग प्रमोट हो चुके हैं, 11 से 12 में आ गए हैं, वो लोग भी पढ़े, क्योंकि आपको अब अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको समय भी मिल रहा है ज़्यादा। और 12th वालों के लिए कह रहा हूँ कि एग्जाम तो आपका होगा, मुझे जहाँ तक पता है डेफिनेटली। और पेपर पैटर्न आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मेरे पास है पेपर पैटर्न आपका। तो ऑब्जेक्टिव कितना है, कितने 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो फिर कभी एक वीडियो बनाकर उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और 10th वालों के लिए भी कोशिश करेंगे कि उनका पॉलिटी का पार्ट हम कवर करवा दें, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और आपकी ग्रीष्मकालीन अवकाश का आप आनंद उठाएं, और घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घर के बाहर नहीं निकलना है ना, क्योंकि आपको देश की बागडोर संभालनी है, आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा अब जिम्मेदारियां है। तो आपको अब थोड़ा सा जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार देश के मानव के रूप में आपको बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद का ख्याल रखें और इस महामारी से उभर कर बाहर निकले, और देश बहुत जल्द इस महामारी से उभर कर बाहर निकलेंगे। हम भगवान से यही दुआ करते हैं, और आप सब भी यही दुआ करते होंगे, ठीक है। चलो, हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट इन वीडियो, ओके, बाय बाय।